नमस्कार। आज की इस शुभ संध्या में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपसे एक अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल फोन्स या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर साइलेंट मोड पर लगा दीजिए। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है नाटक वॉरेन हेस्टिंग्स। जैसा हमारे राज में आज दिखाई दे रहा है, वैसा ना कभी किसी और देश में सुना गया, ना कभी देखा गया। इस बुराई से हर डिपार्टमेंट का हर सदस्य प्रभावित है। हर छोटा मुलाजिम ज्यादा से ज्यादा धन हड़प कर बड़े मुलाजिम या अधिकारी के बराबर हो जाना चाहता है, क्योंकि वो ये जानता है कि वो ताकत और संपत्ति ही है जो उसे बड़ा बना रहा है। कोई ताज्जुब न है कि दौलत की इस लालच को पूरा करने वाले इन लोगों के वे अधिकार ही है जो इन्हें प्रशासन चलाने के लिए दिया गया है। दुख की बात है कि इन लोगों के वे साधन रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट और ठगी जालसाजी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसकी मिसालें ऊपर के पदों पर बैठे लोगों ने कायम किया है, तो भला नीचे के लोग पीछे कैसे रहता। ये रोग हर जगह है। ये नागरिक
प्रशासन, पुलिस ही नहीं, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड ट्रेडर्स सबको अपनी चपेट में ले चुका है। और यही है वो बिंदु जहां 270 साल पहले की कहानी आज की कहानी बनती है। ये किस्सा उन्हीं दिनों का है। वॉरेन हेस्टिंग्स, जो बाद में 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना, उस समय अपने बचपन में था। यानी ये बात आज से लगभग 1750 से 1770 के बीच की होगी। कितना अकेलापन महसूस होता होगा वॉरेन हेस्टिंग्स को। वो सबसे अलग था। यहाँ हिंदुस्तान में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा इंग्लैंड में था। यहाँ के लोग रहस्य में थे और यहाँ की औरतें वे सारा दिन कुछ न कुछ काम करती दिखती। वे लकड़ियाँ काटती दिखती, सर पर भारी बोझ उठाए दिखती। वो नदी के घाट के आसपास कुआं के पास अक्सर इन औरतों का झुंड देखता। उसे अक्सर ये औरतें मटकों में दूध मिस्टर फ्रेड सही कहते थे। इस देश की अपनी ही एक खूबसूरती है जो इस दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ का वातावरण ही अलग है। और मिस्टर फ्रेड ने गुजरात का एक किस्सा भी बताया था जो सचमुच हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ के लोग बहुत ही सिंपल एंड सोबर है। यहाँ पर इतना कुछ है कि जिसे एक बार में समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अचंभा तो मुझे तब हुआ जब मैंने एक जगह लोगों की भीड़ देखी। आइए, आइए,
कड़ाबरा गिले गिले छू पहुंच जा आकाश में पंछी बदल तू। उस्ताद, मैं पहुंच गया आकाश में। जबरा पहुंच गया आकाश में। तालियां। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। ओ भैया, जरा कुछ तो बताओ। हाँ हाँ पूछिए। हमारे खेत सूखते जा रहे हैं, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, क्या इस बार बारिश होगी? बता जमुरे। बारिश तो चकाचक होगी उस्ताद, और हर तरफ हरियाली हरियाली होगी। तो बता यह बड़े दिल वाला कौन है? अंग्रेजी बाबू। अंग्रेजी बाबू का नाम बता। फ्रेयर बाबू। तालियां। ओह वाओ, इसने मेरा नाम कैसे बता दिया? इट्स वेरी स्ट्रेंज। आई बता रही, इधर आओ। जी साहब। क्या ये बता सकता है कि फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से, आई मीन टू से हमारी कंपनी से हार जाएगी या नहीं? अभी लीजिए साहब। बता जमुरे साहब के सवाल का जवाब। उस्ताद, दुबले को उसके अपने फ्रांसीसी लोग ही खत्म कर डालेंगे और फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाएगी और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होगा। और जब अंग्रेज 200 साल बाद अंग्रेज मालामाल होकर अपने वतन इंग्लैंड लौटेंगे, तब भी उनके जैसे नेटिव लोगों का राज होगा। वे लोग वही खाएंगे जो अंग्रेज खाते थे, वे लोग वही पिएंगे जो अंग्रेज पीते थे, वे लोग वही भाषा बोलेंगे जो अंग्रेज बोलते थे। उनके कपड़े, सोच, सपने और इच्छाएं बिल्कुल अंग्रेजों जैसी ही होगी। वे हर इंडियन चीज से नफरत करेंगे। वे विदेशों से भी ज्यादा इंडिया को लूटेंगे। जितनी हत्याएं विदेशियों ने यहाँ रहने वाले आम आदमियों की पिछले 500 साल में नहीं की होगी, उतनी हत्या ही आने वाले 50 साल में कर डालेंगे। जमुरे क्या ये सच है? जी उस्ताद, बिल्कुल सच है। तो तू वापस लौटा। मैं नहीं आऊंगा उस्ताद, मेरा यहाँ मन लग गया है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे अभी तक किसी भी बाबू ने खुश होकर इनाम नहीं दिया। नहीं नहीं, बहुत सारे बाबू तुझे खुश होकर इनाम देंगे। बताइए कौन सा बड़ा बाबू खुश होकर इनाम देगा? क्या आप इनाम देंगे? क्या आप इनाम देंगे? क्या आप जमुरे को इनाम देंगे? बताइए कौन सा बड़ा बाबू इनाम देगा? आई मुदारी, हम इसको इनाम देगा। इसको जल्दी से वापस बुलाओ। सुना तूने? साहब तेरे खुश होकर इनाम देंगे। तू वापस लौटा। अभी आया उस्ताद, पर लेकिन पहले बुलाओ तो लो। हाँ तुझे अभी बुलाता हूँ। आबरा कड़ाबरा गिले गिले छू आकाश से लौट के वापस आ रहा तू। आबरा कड़ाबरा गिले गिले छू आकाश से लौट के वापस आ रहा तू। सब में वापस आ गया उस्ताद। जमुरा वापस आ गया। तालियां। साहब जमुरा आ गया। आए जमुरा, इधर आओ। जी साहब। यह चांदी का सिक्का हम तुम्हें बख्शीश में देगा, लेकिन पहले हमारे एक सवाल का जवाब दो। पूछिए साहब। क्या हमको कंपनी नौकरी में तरक्की मिलेगा या नहीं? साहब पहले दो। ये लो। दो दो दो। ओह, यू मीन टू से टू? हाँ दो। या श्योर। ये लो, अब बताओ। साहब, क्योंकि अब मैं आकाश से वापस लौट आया हूँ, इसलिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। हमारी बात पूरी करके जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। क्लावर, वेरी क्लावर। हाथ में किसी डरावने पुरुष का कटा हुआ सिर होता था और उसके होठों में लाल लाल खून लगा होता था। वो शेर पर बैठी औरत वॉरेन हेस्टिंग्स के
सपने में दिखाई देती थी। नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंद शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कीर्तिशमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि भासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतव गंजिनि कैतव गंजिनि और इनको गुलाम बनाना है। भविष्य घाट और देवी देवताओं को बेचाना होगा। शैलसुते ऐशतखण्ड विखण्डित रुण्डगजाधिपते त्रिपुगजगन्ध विवारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते वॉरेन हेस्टिंग्स को ये देश अनोखा लगता था। वो उससे डरता, लेकिन किसी मायावी आकर्षण में बनता। वो उससे और निकट जाना चाहता, इतना निकट कि वो उसके भीतर के अनजान अंधेरे में प्रवेश कर जाए। उन्हीं दिनों वॉरेन हेस्टिंग्स की दोस्ती बुंतू से हुई। बुंतू के पिता कंपनी में एक मामूली कर्मचारी थे। बुंतू बहुत अच्छा, सीधा और भावुक लड़का था। बुंतू ने वॉरेन को बताया कि हमारे देश में इतने ग्रंथ और अभिलेख हैं, इतनी रत्न कथाएं हैं कि अगर उन्हें पूरी धरती पर फैला दिया जाए तो उनके पत्तों के नीचे यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका ही नहीं, सारे समुद्र भी ढक जाएंगे। बुद्धू इतनी मधुर और जादूगरी बांसुरी बजाता कि कुछ ना समझने के बावजूद भी मेरी आंखें दबदबा जाती थी। It seems I know their meanings. I can't understand them. They descend from another planet just to purify my soul.
जिसके बारे में वे खुद नहीं जानते थे कि वे इतनी दौलत का करेंगे क्या। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की लूट में हिस्सेदारी चाहते थे। उन्हें भी सिर्फ ऐश और आराम, सुख और दौलत चाहिए थी। वे अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते और उनकी औरतें यूरोप जैसे कपड़े पहनती, उन्हीं की भाषा बोलती और वैसा ही नाचती। मुसलमानों की नवाबी में हिंदुओं की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जाता है जनाब। यहाँ के हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, उसका दूध पीते हैं और गाय को माँ कहते हैं। इसलिए मुसलमानों की नवाबी में सरकार की ओर से गाय काटने में बंदिश लगाई गई है। तो हटाइए इस कानून को और खत्म कीजिए इस बंदिश को भी। क्यों? सुनिए जनाब, आप सब लोग यहाँ दौलत कमाने और तिजारत करने आए हैं। एक न एक दिन आप सब लोगों को अपने वतन लौट जाना है, लेकिन हमें तो यही रहना है। इसी मिट्टी में हम पैदा हुए, इसी मिट्टी में हम खेले कूदे और एक दिन इसी मिट्टी में हमें दफन हो जाना है। तो भला क्यों हम यहाँ के लोगों के जज्बात को चोट पहुँचाए? क्या गाय की पूजा करने वाले तो लोग काफिर नहीं है? नहीं। तो क्या उन्होंने हुकूमत काफिरों के मुकदमे में चलाता है? मिस्टर एलिस, काफिर हिंदू नहीं जो गाय की पूजा करता है। काफिर तो हम हैं, हम जो हजरत की पाबंदी के बावजूद भी शराब पी का गुनाह कर रहे हैं। अब आप सबकी भलाई इसी में होगी कि आप सब यहाँ से चले जाएं। ओके जाता है, हम जाता है। ये कानून बदलने आए थे, हमें भड़काने आए थे। हाँ? गोपाल कृष्ण के बारे में जानकारी मिली। उसे इस देवता की जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी कहानी सुनने को मिली। जयदेव जो गोपाल कृष्ण के परम भक्त थे, हमेशा उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुंतु ने वॉरेन हेस्टिंग्स को बताया कि जयदेव की झोपड़ी में कृष्ण की मूर्ति के हाथ में मूंछ की रस्सी का एक ऐसा रेशा पाया गया जिससे सिद्ध हो जाता था कि कृष्ण ने जयदेव की झोपड़ी का छप्पर खुद अपने हाथ से छाया था। मूंछ का वो रेशा आज भी मौजूद है। उसने ये भी बताया कि एक बार जब जयदेव गीत गोविंद लिख रहे थे तो वो एक जगह अटक गए। उससे आगे उन्हें कुछ लिखते नहीं बन रहा था, उनकी कविता रुक गई थी। कल्पना के आकाश में कोई शब्द ही नहीं बचा था, बस शून्य। हे प्रभु, हे मुरली मनोहर,
मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। हे प्रभु, कई दिन बीत गए हैं, मास बीत गए हैं, पर ये कविता पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। हे प्रभु, हे मुरली मनोहर, आइए और राह दिखाइए ताकि मैं अपनी कविता पूरी कर सकूं। आइए प्रभु, सहायता कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मार्गदर्शन कीजिए। परीक्षा लेंगे। राधे, कुंदन आग में तब तक ही सोना मिलता है। हे कन्हैया, 6 मास गुजर गए, भक्त जयदेव अपना पद पूरा नहीं कर पा रहे, वे लगातार आपको पुकार रहे हैं। आप तो आप उन पर अपनी कृपा बनाइए। राधे, सृष्टि अपने नियम से ही चलती है, कुछ समय और लगेगा और भक्त जयदेव को उनकी राह मिल जाएगी। नहीं प्रभु, आज आपको जयदेव की सहायता करनी ही होगी। नहीं राधे, ये भी ठीक नहीं है। प्रभु, राधे, हे प्रभु, कहाँ हैं आप? मैंने अभी अभी आपके दर्शन किए। आपने मेरे सपने में पांडुलिपि की कविता को पूरा किया। क्या वो आप ही थे? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप तो अंतर्यामी है प्रभु। ये तो आप ही थे, ये बात आपने ही लिखा है प्रभु। हाँ हाँ, आपने ही लिखा है। आप स्वयं मेरी कुटिया में आए प्रभु। मैं तो धन्य हो गया प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। प्रभु, प्रभु, आपके हाथ पर लगी स्याही, आपके हाथ पर लगी स्याही, आपके हाथ पर लगी स्याही यही बताती है कि ये पद आपने ही लिखा है प्रभु। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। किसी ने कहा है, आदमी बली नहीं होत है, समय होत बलवान। तो हर कहानी के अंत में
समय ही बचता है, इसलिए हर कहानी समय की कहानी होती है। और ऐसा ही कुछ वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ भी हुआ। अब वो हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बन चुका था। वॉरेन की पत्नी जब इंग्लैंड से आई, वो पूरी दुनिया को पहले अपना बाजार फिर अपना साम्राज्य बना लेना चाहती थी। एक दिन वॉरेन की पत्नी ने वॉरेन को कहा, वॉरेन, 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 तुम अब हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बन गया है। तुम्हें शर्म आना चाहिए। यहाँ इंग्लैंड की कंपनी से आया छोटा मोटा कर्मचारी भी लाखों करोड़ों की कमाई करके चले जाता है, और तुम यहाँ फालतू के कामों में लगे हो। तो वॉरेन मैं क्या करूं? बूढ़ा हो रहा है तुम, मर जाएगा कंगाल का कंगाल। जब मैं इंग्लैंड जाऊंगी तो किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? वहाँ एरे गेरे सबके पास बग्गी, कोठी, बंगला, नौकर चाकर है और बैंक में लाखों जमा है। अब भी वक्त है वॉरेन, होश में आ जाओ। वॉरेन, जो मैं कह रही हूँ तुम सुन रहे हो? वॉरेन! गार्ड्स! तुम किसानों से लगान और व्यापारियों से टैक्स डबल वसूलो। जो ना नकल करे उसे हमारे सामने पेश करो। सजा दो। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा सर। तुम सर, अवध के नवाब से कहो कि 10 लाख रुपए हमें दे। क्या सूचना तुरंत ही अवध पहुंचा दी जाएगी सर। सर, बनारसी राजा जैत सिंह क्या सूचना दी जाए? जैत सिंह से और शर्मी मौर्यों के साथ 50 लाख रुपए नगद वसूलो। सर, मीर जाफर के मरने के बाद क्या किया जाए? मीर जाफर की विधवा बेगम से 3 लाख रुपए वसूलो। सर, नंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। नंद कुमार को जालसाजी के झूठे मुकदमे में फंसाकर फांसी पर लटका दो। सर, बड़े-बड़े पदों पर अपने खास आदमियों को बैठा दिया गया है। हर तरफ कर वसूली की जा रही है। जल्दी हमारे खजाने में ढेर
इंग्लैंड वापस लौट गया तो वो एक किराए के बंगले में रहने लगा। इस बंगले को प्योरेली हॉल कहते थे। इस बंगले में एक पेंटिंग लगी हुई थी। ये पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई इसका पता नहीं चला। पेंटिंग में बंगले के सामने एक लॉन है और एक कोने में ब्राह्मणी नस्ल की 6 गाय और एक बैल है। बैल बैठा हुआ है जबकि गायें खड़ी हैं और पास ही में लोहे की मोटी जंजीरों से गुस्से में बंधा हुआ एक सांड भी है। इस सांड को वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए सैमुअल टर्नर ने इंग्लैंड भेजा था। जब तिब्बत के एक बूढ़े लामा ने इस सांड को सैमुअल टर्नर को दिया और कहा कि ये नंदी है, भगवान शिव का दूत, इसे अपने साथ ले जाओ और इसकी सेवा करो, तुम्हें अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। सैमुअल टर्नर हमेशा यात्रा में व्यस्त रहता था, इसलिए वो सांड की सेवा नहीं कर पाता था। सैमुअल टर्नर को पता था कि वॉरेन हेस्टिंग्स हिंदुस्तानी गाय बैलों का दीवाना है, इसलिए उसने तिब्बत के इस याक को वॉरेन हेस्टिंग्स को दे दिया। अक्सर रात में वॉरेन हेस्टिंग्स गायों के बाड़े में जाकर खड़ा हो जाता। कुछ कहा? मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। यहाँ आके मुझे अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चर्च में हूँ। वॉरेन, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस वक्त यहाँ और ये किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं, गायों को देखने आया था। यहाँ आया तो ऐसा लगा जैसे गायों ने मुझसे कुछ कहा। क्या कह रहे हो तुम? गायों ने तुमसे कुछ कहा? पागल हो गए हो क्या? कभी कोई जानवर बात कर सकता है? इन्हें देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मुझे समझती हो, जैसे ये मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर रही हो। वॉरेन, क्या कह रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हें एक अच्छी सी नींद की जरूरत है। चलो आराम करो। इंग्लैंड में गायें पृथ्वी का प्रतीक नहीं थी। वहां उन्हें हत्या से बचाने के लिए कोई राजा दिलीप नहीं था। तो अंदाजा लगाया जा सकता है हिंदुस्तान से गई गाय बैलों के साथ इंग्लैंड में कैसा व्यवहार हुआ होगा। गायों का दम घुटने लगा, उनके होश उड़ने लगे। उनसे ना खाया जाता ना पिया जाता और अगर खा लेती तो पचाया ना जाता। जो गोरे कर्मचारी उन्हें खाना पानी देने आते उनके चेहरों में उन्हें अपने हत्यारे दिखाई देते। गायों ने खाना छोड़ दिया, एक एक करके बीमार पड़ने लगी और मरने लगी। 4 गाय और 1 बैल 6 महीने के भीतर मर गई। उनकी मृत्यु पर कोई शोक नहीं बनाया गया। जब 5वीं गाय मरी तो वॉरेन हेस्टिंग्स को थोड़ी सी फिक्र हुई। हालांकि जब वो इनसे पेट छुड़ाना चाहता था, अब सिर्फ 1 गाय, उसका बछड़ा और 1 सांड बचा था। अंग्रेज इस बात को नहीं जानते थे कि हिंदुस्तानी गाय सांड मनुष्यों की भाषा समझते थे। वहां रहकर गाय सांड को भी अंग्रेजी भाषा समझ में आने लगी थी। एक दिन जब बंगले के कर्मचारी गाय, उसके बछड़े और सांड को दाना पानी दे रहे थे तो एक ने कहा, अरे देखो कितना सुंदर है बछड़ा। हाँ वो तो है, लेकिन जितना सुंदर ये दिखने में है उतना ही खाने में भी स्वादिष्ट होगा। हाँ ये तो तुम सही कहते हो। इस बछड़े की बोटियां बहुत ही जायकेदार होंगी, तो क्यों ना आज रात इस बछड़े का मांस खाया जाए। हाँ। पर वो कैसे? ऐसा करते हैं कि आज रात इसके खाने में कुछ मिला देते हैं, बाद में संभाल लेंगे और बोल देंगे कि बछड़ा भी मर गया। हाँ, ऐसा करने से किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो ये तेरा आज रात के डिनर में हमें स्वादिष्ट बछड़े की जायकेदार बोटियां खाएंगे, क्यों? हाँ हाँ, चलो चलो इन्हें दाना पानी दे देते हैं। चलो। अरे देखो इस सांड को, गुर्राता है से हमारी बातें सुन रहा है और तू इससे डर गया। नहीं मैं डरा नहीं हूँ। चलो चलो अंदर।
कहते हैं सांड के शरीर में इतनी चर्बी थी कि लालच आकर बंगले के नौकर ने लेदर की एक फैक्ट्री को मरा हुआ सांड बेच दिया। 62 साल बाद सन 1857 में कलकत्ता के पास बैरकपुर की फौजी छावनी में 29 मार्च को जब मंगल पांडे ने अंग्रेज एडजुटेंट को गोली मारी तो उस कारतूस में इसी चर्बी का इस्तेमाल हुआ। राष्ट्रीय महासंग्राम, जिसे अंग्रेजों ने बाद में गदर कहा, उसकी शुरुआत इसी कारतूस के धमाके के साथ हुई। इस धमाके की गूंज और कंपन इतनी थी कि उससे पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की लहर उमड़ पड़ी। ये लहर इतनी तेज थी जिसने अंग्रेजों की नींव तक को हिलाकर रख दिया। देश के कोने कोने से लोगों ने इस महासंग्राम में हिस्सा लिया। लाखों हिंदुस्तानियों ने आगे बढ़कर आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.